वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा एमीन चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। अब हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 के अंदर हमने एमीन को बनाने की विधियाँ, एमीन की समीकरणे, रासायनिक समीकरणे और एमीन के भौतिक गुणधर्म, एमीन का वर्गीकरण, एमीन का नामकरण, ये सब कुछ कर लिया था। अब हम पार्ट 3 में करने जा रहे हैं एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति। अब एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एमीन के अंदर N के पास एक लॉन पेयर उपस्थित होता है। अब एक लॉन पेयर ये जो है इसके दान करने की प्रवृत्ति रहती है। दान करने की प्रवृत्ति के कारण एमीन जो है वो एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है वो एक लुईस क्षार कहलाता है। तो एमीन जो है वो किसी भी अम्ल के साथ मिल करके एक लवण बनाने का काम करता है। जैसे इसका नाम है एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो है वो एक लवण है जो कि अम्ल और क्षार के मिलने से बनता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसके एमीन के क्षारीय गुणों के अंदर एक तुलनात्मक अध्ययन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे एमीन और अमोनिया के बीच में पूछा जाता है कि एमीन और अमोनिया के बीच में बताइए कि कौन ज़्यादा क्षारीय है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एमीन जो है वो ज़्यादा क्षारीय है अमोनिया से। कारण इसका ये है कि एमीन के अंदर जो 3 ग्रुप हैं और अमोनिया के अंदर जो 3 ग्रुप हैं, अमोनिया के अंदर तीनों ग्रुप्स पर हाइड्रोजन उपस्थित है और एमीन में एल्किल ग्रुप उपस्थित हैं, या तो एक में या तीनों पे। तो एल्किल ग्रुप जो है वो +I प्रभाव दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रवृत्ति रखता है। अब R जो है इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रख रहा है। अब यहाँ पर पहले से ही नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, R उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, उसकी देने की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस कारण एमीन के अंदर क्षारीय गुण और ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है। उसके बाद है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इन तीनों के अंदर भी कंपैरिजन पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है इसके बारे में। लगभग हर पेपर में इससे रिलेटेड प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें हमने जैसे इसमें देखा कि अगर 3 R होते तो उसका ज़्यादा होता, अगर 2 R होते तो उसका थोड़ा कम होता, 1 R होता तो उसका थोड़ा और कम होता, और अगर कंप्लीटली हाइड्रोजन्स होते तो उसका और ज़्यादा कम होता। तो 3 डिग्री एमीन जो है उसके अंदर 3 एल्किल ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पावर नाइट्रोजन के पास और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, क्षारीय गुण इसका बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद है एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन, इन दोनों के बीच में भी कंपैरिजन पूछा जाता है। तो एलिफेटिक एमीन के अंदर मतलब RNH2, मतलब RH और एक बन गया है बेंजीन रिंग HH। अब हमें पता है कि R की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, लेकिन बेंजीन की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाएगा R, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पावर घट जाएगी। तो एलिफेटिक एमीन्स की
क्षारीयता ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है अगला पॉइंट है एरोमेटिक एमीन। ये वाली जो एरोमेटिक एमीन है, ये इसके ऊपर हम ऐसा क्या लगा दें, अगर ऐसा क्या लगा दें जिससे इसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाए या घट जाए। इसमें दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में लगभग हर जगह सेम आंसर आते हैं कि इसमें दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन विकर्षी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रतिस्थापी समूह, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापी समूह। इनको प्लस आई प्रभाव वाले समूह भी कहते हैं और इनको माइनस आई प्रभाव वाले समूह भी कहते हैं। अब इसमें देखो, जिसके अंदर सिर्फ एक पहचान के लिए बता रही हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, जिसमें लॉन पेयर उपस्थित होते हैं, जिन ग्रुप्स में लॉन पेयर उपस्थित होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होता है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करने वाले समूह। ठीक है, और जिनके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, N डबल बॉन्ड O NO2, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O H। जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बेंजीन रिंग में भी बात की थी ये वाली मैंने कि उसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब यहाँ पर ये है कि अगर ये वाले ग्रुप्स जो हैं, अगर बेंजीन रिंग में एनिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ, और यहाँ पर अगर मान लो कि OH ग्रुप जुड़ जाते हैं, इन तीनों में से कोई भी ग्रुप जुड़ जाता है, और इनकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देने की प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन विकर्षी, खुद में से इलेक्ट्रॉन्स को दूर फेंक देते हैं। तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की पावर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इसके देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह प्रतिस्थापित जुड़ जाए तो उनकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रवृत्ति है। NO2 मान लो जुड़ गया, अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ, तो नाइट्रोजन की पावर इलेक्ट्रॉन से घटेगी, जिसकी वजह से इसका क्षारीय गुण भी घट जाएगा। अब उसके बाद है कि अगर जैसे इसमें क्रम पूछ लिया जाए मान लो, तो क्या आएगा, सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले रही हूँ, जैसे यहाँ पर OR जुड़ा हुआ है कोई भी, तो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति हमेशा एनिलीन से ज़्यादा हो, और एनिलीन से कम होगी किसकी, किसी भी आकर्षीय समूह वाले की। ठीक है, तो ये इसमें क्रम रहेगा। इस टाइप से कोई भी एग्जाम्पल तुम्हें इसमें दिया जा सकता है। अगला है विलयन प्रावस्था में 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। मतलब हमने अभी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में पढ़ा था कि अगर नॉर्मली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कंपैरिजन किया जाए तो 3 डिग्री जो है वो ज़्यादा क्षारीय है। लेकिन अब पॉइंट आ रहा है कि विलयन प्रावस्था में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले 3 कारक पढ़ते हैं। पहला है प्लस आई प्रभाव। अब प्लस आई प्रभाव के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि हमने पहले भी पढ़ा है कि 3 डिग्री की क्षारीयता ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की क्षारीयता कम होती है और 1 डिग्री की क्षारीयता बहुत कम होती है। क्योंकि प्लस आई प्रभाव का मतलब है कि यहाँ पर 3 R उपस्थित हैं और 3 R जो हैं वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, उनको देने की प्रवृत्ति है, जिससे इसके लॉन पेयर्स जो हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जिसकी वजह से इसकी क्षारीयता गुण बढ़ रही है। उसके बाद दूसरा है विलायक योजन।
अब विलायक योजन का मतलब है, अब इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री एमीन है, उसने जल के अणुओं के साथ H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन की और उसने क्या बना दिया, RNH3 बना दिया। यहाँ पर RNH2 ने इसके साथ रिएक्शन की, RNH3 बना दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर ये जो RNH3 है, इसमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RNH3। तो यहाँ पर ये जो 3 हाइड्रोजन हैं, ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। 3 जल के अणु जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे। अब उसके बाद है कि अगर यहाँ पर 2 डिग्री R2NH होता तो ये H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके R2N पॉजिटिव और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसमें आ जाते। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जो हैं वो जल के 2 अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता। और वहीं पर अगर ये R3N होता, मतलब इसमें H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करवाते, तो R3N पॉजिटिव H के साथ रिएक्शन करता और ये एक जल के अणु के एक ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बना लेता। तो यहाँ पर क्या है कि 1 डिग्री एमीन जो है वो 3 जल के अणुओं से जुड़ करके तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को ब्लॉक कर रहा है और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा है। 3 हाइड्रोजन ब्लॉक होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स देने की बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है, इसके सिर्फ 2 हाइड्रोजन ब्लॉक हैं, R से ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी कंडीशन कुछ कम है हद तक, लेकिन फिर भी कम है और इसकी कंडीशन काफ़ी कम है। तो इसके अकॉर्डिंग 1 डिग्री ज़्यादा क्षारीय है, 2 डिग्री थोड़ा कम क्षारीय और 3 डिग्री बिल्कुल कम क्षारीय। तो पहली जो कंडीशन थी प्लस आई प्रभाव, उसके अकॉर्डिंग, और जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है त्रिविम बाधा। अब त्रिविम बाधा क्या कहती है कि अगर यहाँ पर 3 डिग्री होता तो उसके अंदर त्रिविम बाधा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ पर क्या होगा कि विलायक योजन होगा ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि विलायक योजन होगा ही नहीं। ये वाला जो पॉइंट है हमने किया था, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इसमें 3 डिग्री के अंदर विलायक योजन होगा ही नहीं। तो एल्किल ग्रुप छोटा है तो विलायक योजन अच्छे से होगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप बड़ा है, एल्किल ग्रुप का साइज बड़ा है, तो भी विलायक योजन का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। उससे अब स्पष्ट होता है, अब इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट था प्लस आई प्रभाव वाला, उसमें ये क्या कह रहा था कि 3 डिग्री ज़्यादा क्षारीय है, 2 डिग्री कम है और 1 डिग्री सबसे कम है। और जो सेकंड पॉइंट है जल योजन वाला, वो क्या कह रहा है कि 1 डिग्री का ज़्यादा है और 2 डिग्री का थोड़ा कम है, लेकिन 3 डिग्री का इसमें कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब कि कैसे भी करके, और 3 डिग्री को अगर हम ये करेंगे सबसे कम है, तो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 3 डिग्री ज़्यादा क्षारीय है और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 3 डिग्री क्षारीय है ही नहीं। तो हम नेगेटिव वाला मानते हैं कि 3 डिग्री क्षारीय नहीं है। और 1 डिग्री के लिए पहला पॉइंट कहता है कि क्षारीय नहीं है और ये कहते हैं कि क्षारीय है, तो हम ये नेगेटिव पॉइंट वाला कहते हैं कि क्षारीय नहीं है। तो दोनों कहते हैं कि 2 डिग्री तो क्षारीय है ही। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2 डिग्री क्षारीय ज़्यादा है। ये उन दोनों का निचोड़ बता रहा है कि ये 2 डिग्री क्षारीय ज़्यादा है। लेकिन यदि अगर CH3 ग्रुप है, CH3NH2, 2 डिग्री के अंदर CH3NH और CH3N,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, त्रिविम बाधा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री जो CH3 ग्रुप जो है वो छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 डिग्री से कम होगा। उसके बाद लास्ट में होगा 3 डिग्री। तो CH3 वाले केस के अंदर क्या होगा 2 1 3 213। उसके बाद अगर यहाँ पर C2H5 होता, C2H5 NH2 C2H5 की ट्वाइस NH और C2H5 की थ्राइस N, अगर ये ऐसा होता तो भी 2 डिग्री ने तो आगे आना ही आना है दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री जो है उसकी क्षारीयता कम होगी और 1 डिग्री की क्षारीयता सबसे कम होगी, क्योंकि त्रिविम बाधा कहती है कि 3 डिग्री के अंदर सेकेंड पॉइंट लगेगा ही नहीं, तो इसकी क्षारीयता सबसे कम होने का तो मतलब बनता ही नहीं है। लेकिन 1 डिग्री के अंदर बहुत ज़्यादा विलायकन होगा, तो 1 डिग्री का तो कम होगा ही, तो 3 डिग्री इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर C2H5 ग्रुप आता है तो इसका हो जाएगा 231। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आगे जितनी बार मैं मोस्ट लगाऊँ उतनी बार ये कम है। इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न कि इन तीनों का क्रम बताइए और इन तीनों का क्रम बताइए। तो इन तीनों का आता है तो 213 याद रखना है और C2H5 के लिए 231 तुम्हें याद रखना है। उसके बाद है इनसे रिलेटेड प्रश्न उत्तर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि CH3 वाला पूछा हुआ है, यहाँ पर C2H5 NH3 C6H5 सभी का पूछा गया। तो ये तुम लोग आंसर्स में जो मैंने बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तुम लोग अपने आंसर्स इसमें दोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मेरे इसमें मिक्स करके दिए हुए हैं, सभी बच्चे करके देखेंगे। निम्न को कारण सहित समझो। उसको लैंग्वेज में बता दी कि एल्केन एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय क्यों है, अमोनिया की तुलना में मैथिल एमीन प्रबल क्षार क्यों है, NH2 की थ्राइस N की क्षारकता NH से कम है क्यों, एल्केन एमीन अमोनिया से प्रबल क्षारक है क्यों, डाईमेथिल एमीन मैथिल एमीन से प्रबल क्षारक है क्यों, जलीय विलयन में CH3 की थ्राइस की तुलना में CH2 की अधिक क्षारकता होती है क्यों, CH3 NH2 C6H5 NH2 की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। उसी तरह से B का मतलब है क्षारीय गुण का मान एनिलीन के क्षारीय गुण से कम होता है क्यों, एनिलीन का एसिटिलीकरण इसका सक्रिय प्रभाव कम करता है क्यों। तो ये वाला क्वेश्चन दूसरी बार आया, पहले भी इसमें आ चुका था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। उसके बाद सबसे बड़ी खुशी ये है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के बाद हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर्स थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस हैं वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे चारों के चारों, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका सूत्र होता है बेंजीन के बाद है N2Cl, ये है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब उसके बाद इसको बनाने की विधियां भी हम लोग कर चुके हैं। NaNO2 के अंदर हम HCl डालेंगे, तो सबसे पहले HNO2 हम बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एमीन के अंदर HNO2 डालेंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम कंडीशंस रखेंगे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर हम इसमें रखेंगे, तो उसके बाद जाकर के यहाँ पर ये N2Cl बनेगा। इम्पॉर्टेंट है ये वाला टेम्परेचर इसके अंदर। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो अस्थाई है। हमने अभी पढ़ा था कि स्थाई है, लेकिन इसमें फिर से ये आ गया कि अस्थाई है। लेकिन बेंजीन डाईएजोनियम का फ्लोरोबोरेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्थाई है। इसका फ्लोरोबोरेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्थाई है। उसके बाद है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है इसमें नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और दूसरा है
वे अभिक्रियाएं जिसमें डाई एजो समूह अप्रभावित रहता है। तो इसमें पहला है क्लोराइड व ब्रोमाइड से प्रतिस्थापन, साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल। तो इन सभी का हम क्रम वाइज अध्ययन करते हैं। पहला है नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब कि N2Cl के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका प्रतिस्थापन होगा। पहली अभिक्रिया इसमें क्लोराइड व ब्रोमाइड द्वारा प्रतिस्थापन। पहले जो हेलो एल्कीन वाला चैप्टर किया था उसमें सैंडमेयर अभिक्रिया आई थी और मैंने कहा था कि इसको एक बार सस्पेंस में रखो, आने वाले चैप्टर्स में हम इसकी डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो सैंडमेयर अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ पर लेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं अगर Cu2Cl2 के साथ HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पर N2Cl की जगह Cl आ जाएगा। ठीक है, N2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर करते हैं Cu2Br2 HBr की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br जुड़ जाएगा। यही है सैंडमेयर अभिक्रिया। अगली है इसमें गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान कोच अभिक्रिया आई थी एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। यहाँ पर है गाटरमान अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हमने पहले करवाई थी Cu2Cl2 से, अब हम करवाएंगे Cu से, ओनली Cu से करवाते हैं अगर, तो सेम यहाँ पर बनता है क्लोरीन। और यहाँ पर अगर हम Cu के साथ HBr लेते हैं तो ये बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये है गाटरमान अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है साइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें हम लोग करेंगे वही सेम N2Cl और इसमें हम रिएक्शन कर सकते हैं KCN के साथ। हम यहाँ लेंगे CH2CN2 की ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर CN ग्रुप जुड़ जाएगा, फेनिल साइनाइड। उसके बाद है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, डाई एजोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जल से या फिर HOH से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद है आयोडाइड द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, N2Cl, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे Ki से। तो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडो बेंजीन। उसके बाद है फ्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें भी हम यहाँ क्या लेंगे, N2Cl प्लस में HBF4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन। उसके बाद है अगली अभिक्रिया है NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर है डाई एजोनियम साल्ट और इसमें हम रिएक्शन करवाएंगे ये जो बना था हमारा, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन थी इसको एक बार डिटेल से समझते हैं कि जब हमने इसकी रिएक्शन इसमें करवाई थी तो हमारे पास डायरेक्ट ये नहीं बनता है, इसमें हमारे पास बनता है बेंजीन रिंग के ऊपर N2BF4, मतलब कि H और ये Cl जो है वो बाहर निकल जाता है और फिर उसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बनता है। अब N2BF4 जो यहाँ पर बना है ऊपर, जब हमने इसकी रिएक्शन HBF4 से करवाई तो यहाँ पर क्या बना, N2BF4। अब हम इसको गर्म नहीं करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे NaNO2 और कॉपर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। उसके बाद है हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, N2Cl प्लस ROH, अल्कोहल से रिएक्शन करवानी कॉपर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, मतलब कम्प्लीटली बेंजीन रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ROH भी ले सकते हैं या फिर H3PO2 प्लस में H2O भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉपर लेने की ज़रूरत
हमें नहीं है। अगली प्रकार की रिएक्शन है जिसमें डाईएजोनियम समूह जो है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होती है। यहाँ पर क्या है, जो डाईएजोनियम समूह N2Cl है उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया और उसकी जगह कुछ और लगा दिया गया। लेकिन युग्मन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें डाईएजोनियम समूह जो है वो कुछ भी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन यहाँ पर नहीं करता है। ये कम्प्लीटली पैरा पोजिशंस पर रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर N2Cl है, मतलब कि N डबल बॉन्ड N Cl ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन मान लीजिए कि हम यहाँ पर करवाते हैं फिनोल के साथ। किसके साथ? फिनोल के साथ। मैंने OH को नीचे लिखा है जान करके ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो यहाँ पर HCl जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, क्या बनाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा N डबल बॉन्ड N और N इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा OH। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग, N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग और यहाँ पर OH। ठीक है, तुम इसे किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। अब ये ऑरेंज कलर की जो डाई होती है, ऑरेंज कलर की जो डाई होती है वो इसका सूत्र है नारंगी रंजक, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। उसके बाद अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो बन गया वो क्या बन गया? येलो, येलो कलर की डाई है, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। ठीक है, तो ये दो इसमें रिएक्शंस थी। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। डाईएजोटीकरण मतलब डाईएजोनियम साल्ट को बनाने की विधि की समीकरण पूछी, उसके बाद इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की समीकरण लिखिए। क्या होता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड KI से करवाते हैं। ठीक है, KI वाली रिएक्शन की थी हमने कि एनिलीन के साथ युग्मन अभिक्रिया पूछी है। उसके बाद डाईएजोटीकरण से क्या मतलब है? एरोमेटिक डाईएजोनियम एलिफेटिक डाईएजोनियम के अधिक स्थायी है, तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले बता दिया गया था। उसके बाद है ये HSO4 और C2H5OH और कॉपर की उपस्थिति में अभी रिएक्शन इसमें मैंने करवाई थी। तो तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट है अमीन। तो यहाँ पर हमारा उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने सभी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके बाद एमीन और फिर उसके बाद R/Cl डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इतने कंपाउंड्स याद कर लिए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपाउंड्स याद कर लिए होंगे। अब मैं तुम लोगों को सजेस्ट यही करूँगी कि पहले ये करो, फिर ये याद करो, फिर ये याद करो, क्योंकि याद करने की इस तरह से ज़रूरत भी नहीं है। ये वाले दोनों इकट्ठे याद हो जाएंगे, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो क्रम तुम्हारा यही रहना चाहिए याद करने का, क्योंकि मेरी वीडियोस इसी क्रम में बनाई गई हैं और इसी क्रम में तुम्हें समझ में आएगा। अगर तुम लोग बीच में से उठाओगे तो तुम्हें शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो कोशिश करना कि इसी क्रम में तुम लोग इसको याद करो। धन्यवाद।